अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रार खोड़ो, मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान और शाहजेब जिलानी। और जो सवाल हम आज पूछ रहे हैं वो है कि आखिरकार नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हो क्या रहा है। ये जो कहानी है ये शुरू होती है अगस्त इस साल में, जब मशहूर ज़माना यूट्यूबर साद उर रहमान उर्फ डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है NCCIA के अफसर्स की जानिब से। अच्छा, इल्ज़ाम क्या लगाया गया है डकी भाई पर कि आप गैर कानूनी बेटिंग एप्लीकेशंस और ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं अपने YouTube चैनल में, जिसमें लोग फिर पैसे डालते हैं, वो लुट जाते हैं। और अगर वो पैसे बनाते भी हैं, वर्चुअल पैसे बनाते भी हैं, तो उनको वो पैसे मिलते नहीं हैं। और इसके बाद ज़ाहिर है कि काफ़ी हमने देखा है NCCIA की ऑफिसर्स की जानिब से काफ़ी बयानात भी गर्दिश कर रहे थे कि जी अब बस एक स्वीप डाउन होगा और हम इजाज़त नहीं देंगे कि कोई पाकिस्तानी शहरियों के साथ इस किस्म का फ्रॉड करे। अच्छा, अब यहाँ तक तो सब बिल्कुल हम मौजूद है ना, मैं आ रहा हूं वहां पे। अच्छा, फिर इस कहानी में एक ट्विस्ट आती है जब अरूब जतोई साहिबा, जो डकी भाई की एहलिया है, वो उल्टा NCCIA पर इल्ज़ाम लगा देती हैं और कहती हैं कि NCCIA के आला अफसरान ने हमारे से रिश्वत ली, मतलब हमारे से रिश्वत का मुतालबा किया, हमारे से रिश्वत ली है, एक्सटॉर्ट किया है हमें। और तकरीबन 90 लाख रुपए की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें कुछ लाख डॉलर भी हैं जो कहा जा रहा है अरूब साहिबा के मुताबिक, जो डकी भाई की बाइनेंस वॉलेट में से भी ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब यहाँ तक आप कह सकते हैं कि ठीक है, चोर मचाए शोर, लेकिन इन एलिगेशंस को काफ़ी सीरियसली लिया गया। और फिर हमें मुतज़ाद खबरें आने लगी कि यार कुछ NCCIA के अफसरान लापता हो गए हैं। काफ़ी वावेला मचा इसके ऊपर, काफ़ी शोर भी हुआ, लेकिन फिर अब पता लगा है कि वो सब के सब FIA की कस्टडी में थे, बाशमूल मोहम्मद उस्मान साहब जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं और जिन पर बाकायदा इस्लामाबाद के NCCIA के इन पर बाकायदा इल्ज़ाम भी लगाया गया था। इस वक्त तकरीबन 9 इंडिविजुअल्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है NCCIA के अफसरान, जिनमें से 6 को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दी गई है FIA के हिरासत में। तो मतलब कि रायता फैलता ही जा रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि NCCIA की जो डायरेक्टर जनरल हैं वकारुद्दीन सैयद साहब, उनको भी रिप्लेस कर दिया गया है। तो कहानी कहां से शुरू हुई और कहां पहुंच गई है, शाहजेब हमारे सामने है। जिस इदारे को तो तंग आके NCCI बनाया गया था, अब NCCI के अफसर उसी इदारे की तहवील में है। यार ये यार और ज़रा जैसे अभी आपने कहा, मैं सिर्फ वजाहत कर दूं हमारे देखने वालों के लिए, हम बात कर रहे हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जो अब्रीविएशन है हम बार बार रिपीट करेंगे, NCCI ये इसी का है। अच्छा, हम अक्सर जैसे अभी ज़रार ने भी कहा कि ये कहानी जो है ये तो पिछले चंद महीनों की है, जिसमें ये टॉप अफसरान के ख़िलाफ़ मिसकॉन्डक्ट की एलिगेशंस हैं, ब्लैकमेलिंग की हैं, करप्शन की हैं, हरासमेंट की हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नौज़ायदा इदारा जो है ये निकला है FIA के साइबर विंग के बटन से। ये वो इदारा है जिसने पिछले, आप समझें कि 9 साल में हमारे मुल्क में हमने देखा कि जो पीका का कानून है साइबर क्राइम का, उसके तहत जो उसकी कारकर्दगी रही है उस पर सवालिया निशान है। कहने को ये वजूद में आया था कि हमारे मुल्क में जो नफ़रत का प्रचार होता है, तशद्दुद पर उकसाया जाता है, ब्लैकमेलिंग होती है, साइबर फ्रॉड होता है, पोर्नोग्राफी है, उसको टैकल करेगा। और बिलाशुबा ये सारे मसाइल हैं और गंभीर से गंभीरतर होते जा रहे हैं। लेकिन FIA साइबर विंग हमने देखा कि किस तरह से उसे अब्यूज़ किया गया, सियासतदानों के ख़िलाफ़, सियासी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, इंसानी हुकूक के कारकुनों के ख़िलाफ़। तो ये कॉन्टेक्स्ट है जिससे ये NCCI का इस वक्त जो हशर नशर हम देख रहे हैं यहाँ तक आके पहुँचा है। अब हम तो वक्तन फ़वक्तन इस पर बात करते रहे अपने प्रोग्राम में, लेकिन इस्लामाबाद में सहाफ़ी हैं अली हमज़ा, जिन्होंने, जो ज़रार ने जो अभी आपको किस्से कहानियाँ बताए, ये अली ने नुक्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर इन्वेस्टिगेशंस करके मुसलसल उसको रिपोर्ट किया है और वो इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अली हमज़ा, आपकी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग रही है इस पूरे मामले पे। थोड़ा सा ये बताएंगे कि
इस वक्त जो ये ख़बरों में आई ये एजेंसी, और ये पता चला कि इनके टॉप अफसरान जो हैं वो गायब हैं, और कुछ के बारे में आपने रिपोर्ट किया है कि कहा जा रहा है कि शायद वो सरकार की तहवील में हैं और वहाँ से बयान देंगे। इस वक्त जो पिछले चंद महीनों में हुआ है, पहले अगर उसका एक खुलासा हमें बता दें, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो NCCIA जो है वो 3 मई 2024 को वजूद में आया, और ये बनाया, जो कहा जाता है बनाया भी इसीलिए गया ताकि कुछ लोग जो कंट्रोल में नहीं आ रहे उनको कंट्रोल किया जा सके, और साथ में ही जितने ऑनलाइन फ्रॉड जो हैं उनको बहुत डीप जाके देखा जाए। अब ये एक एक्ट के तहत बनाया गया, और FIA एज अ होल 50 एक्ट हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों पे वो काम करते हैं, इमिग्रेशन से लेके ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेके और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। अब जब NCCIA एक साइबर का इदारा बनाया गया तो उसके अंदर पुराने ही अफसरान को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कोई स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग जो आजकल की जदीद टेक्निक से वाकिफ़ हों उनको उस तरह से हायर नहीं किया गया। बाद में कुछ इन्होंने अपनी ही हायरिंग की, मगर जो मोस्टली ऑफिसर जो थे, जो पहले से ही FIA के अंदर थे और उनकी जो एजुकेशन थी वो आज के मुताबिक भी नहीं थी, उनको यहाँ पे लेकर आया गया। उसके बाद क्या हुआ, अचानक ही ये एक ऑनलाइन जो आजकल फ्रॉड्स चल रहे हैं उसमें इनका जो पीका एक्ट बनाया गया, उसमें एक और बात भी थी कि NCCIA जो है पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके बाद FIA रजिस्टर करेगा। तो 12 इस तरह की कंप्लेंट्स भी आई कि FIR से पहले ही इन्वेस्टिगेशंस में ही आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाया करती थी, तो मामला पहले ही हल कर लिया जाता था। उसके बाद फिर थोड़ा सा अब आगे आ जाते हैं, ये इसकी तहत ये जो हल किया जाता था ना, उसमें जी, जिस तरह वो पुलिस में और FIA में जी एग्जैक्टली। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करते, यानी जो मामला था वो FIR तक पहुंचता ही नहीं था, उससे पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती थी, मामला खुद ही हल कर लिया जाता था। उसके बाद अब आ जाएंगे जब एक और बहुत बड़ी चीज़ देखी गई कि यूट्यूबर्स हैं और साथ में इनके ऊपर एलिगेशंस लगना शुरू हुए कि दे वर प्रोमोटिंग इलीगल बैटिंग एप्स। उसके ऊपर इन्होंने तकरीबन दर्जन भर लोगों को नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करने के बाद जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, जो अब नहीं भी हैं पाकिस्तान में, कुछ बाहर चले गए हैं, करीबन 12 लोगों को भेजे, जिसके अंदर से कार्रवाई सिर्फ एक जो सादुर रहमान है डकी भाई, उसके ऊपर इनिशिएट की गई। अब इसके अंदर जो एक समझने की बात यह है कि पीका के जितने भी एक्ट्स, उन जो चार्जेस उनके ऊपर जो सेक्शंस लगाए गए पीका के, वो थे 13, 14, 25 और 26। ये जो सेक्शंस हैं ये हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, स्पैमिंग, स्पूफिंग और फेक न्यूज़। उसके अलावा साथ में PPC का लगाया गया 420 और साथ में 294 भी, जिसका मतलब है लॉटरी। यानी कि कहने का मकसद है कि केस शुरू से ही इस तरह लेके जाया गया जिसके अंदर इलीगल बैटिंग ऐप के बारे में कोई क्लियर कानून मौजूद ही नहीं था। पूरे पीका एक्ट के अंदर इसकी तशहीर के लिए पाकिस्तान में एक प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977 मौजूद है, मगर उस पर जदीद तर्ज के उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं की गई जिसके ज़रिए किसी को पकड़ा जा सके। तो शुरू से ही ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उसके बाद फिर लेन देन के मामलात होते गए। डकी भाई जो हैं उनकी बेल नहीं हो सकी, उनका फिजिकल रिमांड एक्सटेंड होता गया। मगर उसके बाद अचानक हमें पता चला कि 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर एक डेप्यूटी डायरेक्टर हैं जो हेडक्वार्टर के अंदर होते थे, वो अगवा हुए। 17 को इनकी FIR दर्ज हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन लगी, तो पता चला कि उनके वकील ने बताया कि 18 तारीख को उनकी वाइफ जो पिटिशनर थी वो भी गायब हो गई। तो जब हमने इसको डिग डीप ज़्यादा इसके अंदर गए तो फिर हमें मालूम पड़ा कि सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं, लाहौर से भी 6 अफसरान जो हैं वो लापता हैं। उनका किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं और फैमिली का भी उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं। तो 6 अफसरान जो थे वो लाहौर से और 3 इस्लामाबाद से जो थे, ये 7 तो लापता थे, 2 जो हैं वो अभी भी कहा जा रहा है कि वो गायब हैं। आज फिर अचानक ये हुआ कि वो फिर उनके ऊपर जनाब उनको प्रेजेंट किया गया और वो लापता नहीं थे, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उनके ऊपर छानबीन की जा रही थी कि क्या मामलात हैं। आज जो 7वें अफसर थे मोहम्मद उस्मान, वो भी मंजर आम पर आए और अदालत के अंदर पेश हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे साथियों पे कार्रवाई हो रही थी जिसकी वजह से मैं छुप गया था, मगर अब मैं आ गया हूं और मैं भी कार्रवाई, मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाए। तो उनका भी 3 दिन का रिमांड हो गया। अब पीछे बच के 2 लोग जो कि अभी भी कहा जा रहा है कि वो किसी की तहवील में नहीं है, मगर खुद ही जो हैं वो अंडरग्राउंड हुए हैं। अब इस सारे का एक जो रिंग जो FIR बड़ी सी बनाई गई, उसमें 2 मामला थे। एक यूट्यूबर से पैसे लेना डकी भाई की फैमिली से,
और दूसरा ये था जितने कॉल सेंटर्स हैं या दीगर ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि वो एड्स आते हैं कि कर्जा ले लो, जी बिल्कुल लो, उस तरह के कॉल सेंटर, उनसे मंथलीज ली जा रही थी, मंथलीज ली जाती थी लाहौर के कॉल सेंटर्स में, इस्लामाबाद में, और फिर ये जो हेडक्वार्टर के अंदर जो ये 2 अफराद थे इस्लामाबाद में, ये अब हायर अप्स को देते थे, जो FIR के अंदर लिखा हुआ है, ये अपने हायर अप्स को देते थे, और इनसे ऊपर एडिशनल डायरेक्टर से ऊपर सिर्फ 2 ही हायर अप्स हैं, एक डायरेक्टर NCCI है पंजाब और एक DG NCCI है पाकिस्तान, जिनका तबादला तो कर दिया गया है, मगर आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि उनको भी कार्रवाई के अंदर शामिल किया जाएगा। वाह, अच्छा अली हमजा, आपने जो ये बात की ना कि ये स्कैम सेंटर्स और ये जो फ्रॉड वाले कॉल सेंटर्स है, अच्छा इनको हमने कई बार कवर किया और बाकायदा स्कैम सेंटर्स है, इनफैक्ट वसत मेरे ख्याल है फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा स्कैम सेंटर भी पकड़ा गया था, राइट? हमारे दोस्त ममालिक के भी वो थे, शहरी थे, कई दोस्त ममालिक के शहरी भी थे। ये आप हवाला दे रहे हैं, मेरा ख्याल है अली हमजा, जो इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, या कम से कम उसके कुछ डिटेल्स मंजर आम पर आए हैं, जिसमें बिलखसूस डिप्टी डायरेक्टर्स उस्मान और ये अयाज साहब का, अयाज खान का जिक्र किया गया है। क्या ये आप तस्दीक कर सकते हैं कि आप कह रहे थे कि मंथली, मैं तो सुन रहा हूँ कि तकरीबन 50% जो आमदनी जो रेवेन्यू जनरेट होता था, आमदनी बनाते थे ये कॉल सेंटर वाले, उसका 50% मिलता था, जो ठीक ठाक भारी मंथली हो गया। ये इस्लामाबाद के अंदर और भी चीज़ें हैं, हम जाते हैं उसके पीछे, जब कोई कॉल सेंटर सील कर दिया जाता है, बाकायदा वहाँ पे NCCI का बाहर में सील का नोटिस लगा होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली जिनको उठाया जाता है उनमें से कोई बात करने को कभी भी तैयार नहीं होता। और इसके अंदर अक्सर हमने फॉरेन नेशनल्स जो हैं उनको भी देखा है, वो भी मुलविस पाए गए हैं, मगर वो बात वही है कि FIR से पहले ही मामला जो हैं वो कर लिए जाते हैं। इसके अंदर अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम एक मुनज़्ज़म किस्म का, जिस तरह के आप भी बात कर रहे थे कि हिस्सा जो था वो फिर मंथलीज लग जाती हैं। और रिसेंटली तो इस्लामाबाद में एक और केस भी आया था कि एक कॉल सेंटर के अंदर एक नहायत ही आला अफसर के जो ड्राइवर थे वो कॉल सेंटर जाते थे और वहाँ पे पोर्ट्रे करते थे लाइक ही वाज अ IO या कोई इंस्पेक्टर हैं, और उन्होंने भी अपनी मंथली लगाई हुई थी। बहुत खूब। तो वो भी एक मामले के अंदर पकड़े गए और बाद में वो काफ़ी दिन अंदर भी रहे वो और वापस आ गए। तो कहने का मकसद है कि ये बाकायदा तौर पे एक रिंग बना के और उसके अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूशन बाकायदा एक माफिया के तर्ज पे और हायर अप्स के साथ सबको मिला के 50% अगर कॉल सेंटर से लेके लाहौर को 50% जाता था, फिर 50% इस्लामाबाद में आके वो 50% 9 लोगों में अभी तक जो बताया जा रहा है डिवाइड होके बाकी 50% वो कह रहे थे FIR में लिखा है कि वो ऊपर वाले लोगों को चला जाता था। और इसीलिए तो फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से ये क्या कहते हैं सिस्टम काफ़ी देर चलता भी रहा। एक वक्फा लेते हैं और फिर ज़रा और देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। ये हम बात कर रहे हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। ब्रेक से पहले अली हमजा हमें बता रहे थे कि पिछले चंद महीनों के दौरान जो स्कैंडल और जो करप्शन की बातें आई हैं उसकी तफसील बता रहे थे। अली हमजा, ये बताइएगा कि हमारा तजुर्बा ये कहता है, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, हमने बारहा ये देखा है कि जब करप्शन के केसेस सामने आते हैं तो उसकी बैक स्टोरी कुछ और होती है। जिन अफसरान के बारे में भी आप बता रहे थे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ये FIA साइबर विंग से आए और वहाँ का, मैंने जैसे ब्रीफली पहले भी कहा, बहुत शिकायतें थी, उनसे काफ़ी गलत काम लिए जा रहे थे, उनकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही थी। तो ये जो एलिमेंट है हमारे सिविलियन इदारों का, ये किस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहा है इस केस में? इस केस में जो मुझे लगता है या जो मेरी लोगों से बात हुई, देखें एक है तरीक़ाकार हायरिंग का जो कि FPSC के थ्रू हायरिंग होती है और उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जो वहाँ से ट्रेन होके अफसर आएगा, उसके बाद वो जो कुछ एकेडमी में शायद सीखा ही हो, 6 महीने वो इम्प्लीमेंट करेगा। इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन भी उसी के हिसाब से होगी। मगर जिस तरह हमने आपको बताया कि एक एक्ट के तहत जब ये पीका आया, उसके साथ ही ये जो साइबर क्राइम विंग बना जो अब NCCIA है, उसके अंदर पुराने ही अफसरान मुख्तलिफ FIA के महकमों से उठाकर यहाँ पर उनको लेकर आया गया। अब जब यहाँ पे उन अफसरान को लेकर आया गया तो ऑब्वियसली जो FPSC करके आए हुए हैं या बाद में जिनकी हायरिंग हुई है तो उनको नहीं मालूम, मगर तालीमी काबिलियत ना होने की वजह से कुछ अफसरान की तो अभी भी जो हायरिंग क्वालिफिकेशन है वो FA आ रही है।
और इसके ऊपर ये बात है कि जो बहुत जल्दी जो हम देखते हैं अननेचुरल किस्म की तरक्कियाँ और अननेचुरल किस्म की ग्रोथ मुख्तलिफ इदारों के अंदर, तो उसके पीछे मकासद फिर कुछ और ही होते हैं। अपना बंदा ऊपर लेकर जब लेकर आना होता है और कुछ अपने काम जो हैं वो करवाने होते हैं। यहाँ पे एक और बात बताऊँ, अब जिस तरह इस्लामाबाद का जो NCCIA है, यहाँ पे एक टेक्निकल असिस्टेंट हैं जिनकी मुद्दत में हमेशा ही किसी ना किसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आती है। नंबर 1, जिस तरह हमारे सहाफ़ियों के ऊपर जब पीका एक्ट लगाया जाता है, या ह्यूमन राइट के जो एक्टिविस्ट हैं, तो हर चीज़ में इवन के पाकिस्तान और इंडिया के हालात में इंडियन मीडिया जो कह रहा था, उसके ऊपर भी जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया वो सिर्फ एक ही टेक्निकल असिस्टेंट के कहने पर और उसकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये इलीगल बैटिंग का जितना भी इन्होंने केस बनाया वो भी एक टेक्निकल असिस्टेंट की कंप्लेन पे बना। अभी तक कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आया कि इलीगल बैटिंग से मुझे इतना नुकसान हुआ, मेरे इतने पैसे लुट गए। वो जो एप्स हैं वो बैरून मुल्क से काम कर रही हैं, ना पाकिस्तान में अभी तक कोई बंदा सामने आया, मुतासरा शख्स सामने आया, मगर ये सारी कार्रवाई जो है वो की गई और इसी तरह ये इदारा बना। और ये ब्रेन चाइल्ड भी अभी जो करंट गवर्नमेंट है उन्हीं का था, मगर ये जिस तरह से टूट रहा है और जिस तरह आप बुराई के अंदर है, तो देखते हैं आगे ये कितना चलता है और क्या हो सकता है। इसमें मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वसत और शाहजेब, मेरा ख्याल है आप लोग इत्तेफाक करेंगे कि जब आप किसी इदारे को, कानून नाफिज करने वाले इदारे को का गलत इस्तेमाल करेंगे, जो तारीखी तौर पर डे 1 से पाकिस्तान में हुआ जा रहा है कि यार आपका काम है आपने साइबर क्राइम को पकड़ना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार वसत आजकल ना बड़ी मतलब उसकी ट्वीट्स मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, फेसबुक की पोस्ट है, इस बंदे को फिक्स करना है, मुझे नहीं परवाह आपने इस पर क्या केस बनवाना है। जब आप ऐसा काम, अच्छा अब ऐसा काम जाहिर है कि कोई बहुत ज़्यादा ईमानदार अफसर करना भी नहीं चाहेगा, तो जब आप इस तरह के लोग बैठाते हैं कि यार ये हमारे काम हम इनसे निकलवा लें, तो वो उसके साथ साथ अपने काम भी निकलवा रहे होते हैं। हमने हाल में ही देखा है कि अगर मैं दुरुस्त फरमा रहा हूँ, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ, तो यहाँ कराची में भी आपको याद है कि CTD ने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ था, एक CTD के एक ब्रांच में, जिसमें वो लोगों को उठाते थे, उन पर टेररिज्म के केसेस डालते थे और उनसे इंटेरोगेशन होती थी और फिर उनसे पैसे निकाले जाते थे। वो पकड़े सिर्फ उस वक्त गए जब उन्होंने ऐसे बंदे को पकड़ा जिसकी रिश्तेदारी पाकिस्तान रेंजर्स के साथ थी। याद है आपको ये केस? ठीक है, अच्छा फिर आपको, और अब मैं थोड़ा सा एक ज़्यादा एक्सट्रीम केस की तरफ जा रहा हूँ, एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स, राव अनवार का अगर हम मिसाल ले लें, हालांकि आजकल पंजाब से आपको बड़ी मिसालें मिल रही हैं। आप कहते हैं कि यार इसको उड़ा दो, हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर केस हो, एक मुकदमा चले, ये बरी हो जाए, इसको उड़ा दो, हमें पता है कि ये मुजरिम है, राइट? आप कर देते हैं, लोग कभी कभी कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन फिर जब आपको आदत हो जाए इस काम की, तो फिर आप इसका और भी फायदे उठाते हैं, जैसे राव अनवार ने उठाए थे। फिर एक और जरा ये जो आप मिसाल दे रहे हो, हमें याद है कि हमारे यहाँ बात होती है चेन ऑफ कमांड की। पुलिस अफसर अपने IG को नहीं मानता, लेकिन वो इस्लामाबाद पिंडी में किसी को रिपोर्ट कर रहा होता है और वहां से उसको प्रोटेक्शन भी होती है, वो अपना काम करता है। बिल्कुल। तो ये जो NCCI का जो भी किस्सा अभी बताया अली हमजा ने, इस पे हमें दुख होता है, क्योंकि हमें जरूरत है कि साइबर क्राइम बहुत फैल रहा है। लेकिन अब क्या करें आप, जब आप खुद अपने हाथ से इदारों को तबाह करेंगे, ना है लोगों को भर्ती करेंगे, गलत काम लेंगे, तो फिर ये हशर नशर तो होगा ना। अडयाला जेल का ग्रेड 18 का सुपरिटेंडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मानता। एग्जैक्टली। तो चला लें आप मुल्क, बिल्कुल रॉट फिर ऐसे ही फैलती है ना, और अक्सर वो कहा जाता है ना, एक लैटिन की बड़ी पुरानी कहानी है कि निगरानों की निगरानी कौन करेगा। तो यही सवाल है, जवाब कोई नहीं है। एक वक्फा ले लें।